हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात और कशीदगी की वजह से अहम मामलात इल्तवा का शिकार हैं। दोनों तरफ से बातचीत और मुशावरत ना होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं और आईनी तकाजे भी पूरे किए नहीं जा रहे। उन्हीं में से एक मामला इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन की तकर्रुरी का है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान बराह रास्त मुशावरत ना होने की वजह से लटका हुआ है। 90 दिन गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलूचिस्तान के नए अराकीन की तकर्रुरी नहीं हो सकी है और ना ही वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में किसी तरह का मुशावरती अमल शुरू हो सका है, क्योंकि ये आईनी ज़रूरत है। इसलिए इस मामले पर दोनों को साथ बैठना तो पड़ेगा। इस मुशावरती अमल के बगैर ये तकर्रुरियां पार्लिमानी कमेटी भी नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के 2 अराकीन 26 जनवरी को रिटायर हुए। इलेक्शन कमीशन ने 45 दिन पहले ही यानी 10 दिसंबर को तकर्रुरी का कह दिया था। इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। फिर रिटायरमेंट के बाद भी 12 मार्च को मजीद 45 दिन गुजर गए, मगर फिर भी तकर्रुरी नहीं हो सकी। मजमूई तौर पर इस मामले पर सलाह मशवरे के लिए आइन के तहत 90 दिन की मोहलत ख़त्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म अगर शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने ज़रूर राब्ता किया था। क्या मामलात हुए? इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चाइना में हैं। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से क्या अहम मामलात हो रहे हैं, उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अहम मामला है, मोहलत भी ख़त्म हो गई और दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था। आपने गालिबन अपोजिशन लीडर से राब्ता किया, वज़ीर आज़म ने नहीं, क्या मामला हुआ है? देखिए, उस पे भी वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जो है इलेक्शन कमीशन के, उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, उनको नामजद होना है और उसका एक तरीकाकार जो है वो तयशुदा है। उसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने और कायदे अवान ने मशावरत करके 3-3 नाम मुरतब करने होते हैं। अब वो हो रहा था प्रोसेस और फिर आप जानते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो मुल्की है और जो हमारा जो दाखिली जहालियत के इश्यूज आ गए तो तवज्जो उस तरफ मरकूज हो गई और ये मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन ये ज़रूरी है, इस पे भी हमने पेशरफ्त करनी है। तो अब इंशाल्लाह इस पे भी उनसे मैं मुलाकात भी चाहूँगा और उनसे रहनुमाई भी हासिल करना चाहूँगा और बात भी करूँगा और फिर उसकी एक कमेटी खुदा करे अगर उस पर कोई कंसेंसस हो जाता है तो सबसे अफजल बात वही होगी और खुदा न खासा नहीं हो पाता तो फिर जो एक प्रोसीजर है वो आपके सामने ही है। होने या ना होने के लिए ज़ाहिर है मुशावरत लाजमी है। तो वज़ीर आज़म ऑप्टिक्स की वजह से या ईगो की वजह से क्या बात ही नहीं करेंगे? कभी भी इतने सारे मामलात हैं लीडर ऑफ द ओपोजिशन से, या मुशावरत करनी पड़ी तो कर लेंगे, या इख्तलाफात इस नौइयत के कभी बात नहीं करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि मशावरत का अमल है और उस मशावरत के अमल के लिए मैंने एक उनकी हुक्म पर एक इब्तदा की है और मैं समझता हूँ कि अगर इस स्पिरिट से हम आगे बढ़ते हैं खुदा करेगा कोई बेहतरी का इम्कान निकल आएगा। और शाह साहब आप क्योंकि चाइना में हैं और पहली नौयत का एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान का चीन के साथ, और इस वक्त मौजूदा मामलात में चाइना की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिस तरीके से पाकिस्तान के मामलात हैं और भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा है, क्या इस वक्त हो रहा है इन स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स में? देखिए ये हमने फैसला किया था पिछली नशिस्त में कि जो हमारी पॉलिटिकल कंसल्टेशंस हैं, बायलैटरल कंसल्टेशंस हैं, उसको हम अपग्रेड करें टू दी ऑफिशियल टू दी फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल और ये उसका पहला इजलास है। इस इजलास की अहमियत और भी बढ़ गई है। जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है उसको आप मद्देनजर रखें और चीन का जो किरदार रहा है डी एस्केलेशन में और जो पाकिस्तान का साथ उन्होंने दिया है, तो हम पर ये लाजिम है कि हम हर कदम पर माजी में भी उनसे मशावरत करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। तो एक तो ये था कि इस इवॉल्विंग सिचुएशन पर एक दूसरे को एतमाद में लिया जाए और एक दूसरे से मशावरत की जाए। अपने बायलैटरल रिलेशंस की नौइयत को फर्दर ब्रॉडन कैसे करना है, डीपन कैसे करना है, ये इसका दूसरा जुज है। और माफ कीजिए, जो सीपैक का हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है और जिसका अगले माह अप्रैल में चीन के सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को दावत दी है, जिसपे 36 ममालिक के सरबराहान तशरीफ ला रहे हैं, उसमें पाकिस्तान
کا جو رول ہے اس فلیگشپ پروجیکٹ کو پروجیکٹ کرنے میں اور اس کو عملی شکل دینے میں، اس پہ ہم اپنا رول اور سپورٹ کا اظہار کرنا. تو یہ 3 مقاصد ہمارے تھے جس پر میری نشستیں ہوئیں، اور وائس پریزیڈنٹ سے چین کے ان سے بھی ملاقات متوقع ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کوارڈینیٹ کر کے آگے بڑھیں کیونکہ ابھی امتحان اور بھی ہیں. اور صاحب ڈومیسٹکلی بھی آپ نے 28 مارچ کو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے پارلیمانی رہنماؤں کو خط لکھے ہیں، جو کہ بڑی اہم بات ہے، اور کیونکہ وہ مسعود اظہر کے پرسپیکٹیو میں بھارت کی طرف سے بہت زیادہ پاکستان کے خلاف ایک پریشر کریٹ کرنا اور چائنا کا اس میں ایک اہم کردار رہا ہے، تو کیا چائنا کو بھی اعتماد میں لیں گے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے؟ جو 28 مارچ کی میٹنگ ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا جو خطوط لکھے ہیں آپ نے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا کو بالکل میں باور کرانا چاہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان پر ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا 20 نکاتی ایجنڈا کیا ہے، اور ہمارا پولیٹیکل کنسنسس جو ایوالو ہوا اس کی محرکات کیا تھیں، اور مستقبل کے تقاضے کیا ہیں، اور ہماری ضروریات کیا ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ اس پر، اور وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ان کی مشاورت کے ساتھ میں نے مختلف پارلیمانی لیڈروں کو، جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں اور ہماری جو حلیف جماعتیں ہیں، انہیں بھی خطوط ارسال کر دی ہیں 28 مارچ کی میٹنگ کے لیے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. دیکھیے، ایک ہے دنیا کیا کہتی ہے، دوسرا یہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، پاکستان کی ضروریات کیا ہیں، پاکستان کے مستقبل کے چیلنجز کیا ہیں، اور ہماری نیشنل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یہ سیاست سے بلا تر چیزیں ہیں، اور اس پہ ساری قوم کا ایک پیج پر ہونا میں سمجھتا ہوں لازم ہے. تو اس پہ انہیں کنسلٹیشن، ان کا انپٹ لینا میں سمجھتا ہوں بحیثیت حکومت کے ہم پر لازم ہے. میں نے قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب سے خط لکھنے سے پہلے میں نے ٹیلی فون پہ ان سے بات بھی کی، اور میں نے جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی ٹیلی فون پر، کیونکہ 2 بڑی پارٹیز کے 2 اہم لیڈرز ہیں، ان سے میں نے مشاورت بھی کی اور ان سے بات بھی کی. اور میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، دونوں کا جو رویہ تھا وہ مثبت تھا، اور اس میں مجھے پاکستانیت دکھائی دی. تو میں امید کرتا ہوں کہ دیگر قائدین بھی تشریف بھی لائیں گے اور اپنے مشوروں سے مستفید بھی فرمائیں گے. بہت شکریہ.